हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स उसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो हमारे सिलेबस में वो कवर करेंगे, उसको समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, बट उससे पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, वो हमने +1 में ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसको समझने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है वो हमें करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की वो देखते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड एंड इट्स कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो जो प्रॉपर्टी है, कोई भी सॉलिड है हमारे पास अगर, ठीक है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोई मेटल है, ठीक है ना, उसमें करंट फ्लो करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसकी बनावट है, उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है ना। तो कोई भी सॉलिड हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी कॉम्पोजिशन और जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सॉलिड्स एग्जिबिट एन इंटरेस्टिंग रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। जो सॉलिड्स हैं उनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि जो करंट के फ्लो की रेंज है, ठीक है ना, वो हमारे पास 10⁻⁻20 टू 10⁻⁷ ओहम पर मीटर वेरी करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के यूनिट हैं जो वो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स हैं। ठीक है, ओहम को हम देखो फिजिक्स में भी आपको पता है कि इस तरह से भी लिख सकते हैं ओहम को। ओके, हाँ जी। तो इन्होंने यहाँ पे 27 ऑर्डर कुछ लिखा है, इसका रिलेशन बस यही है कि इन्होंने 10⁻⁻ का कुछ बताया है। ठीक है ना, कंसेप्ट। अगर हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो हमारे पास देखो 10⁻⁷ है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको 10⁻⁻20 से डिवाइड करें अगर, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 7 था इधर, 10⁻⁻20 है यहाँ पे। ओके, हाँ जी, तो 27 हो जाएगा ऊपर। तो जो ये रेंज है मतलब, ठीक है, उसमें 10 का जो ऑर्डर है कितना वेरी कर रहा है वो बस लिखा है इधर। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, चलो समझना भी है ये। चलो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे जो सॉलिड्स हैं उसको 3 टाइप पे हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिजिक्स में भी आपने कभी पढ़े होंगे। तो अभी देखते हैं। हाँ जी, कंडक्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। बस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के डिफरेंस के हिसाब से कि कौन ज़्यादा कंडक्ट करता है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे 10⁻⁴ है वो इधर लिखा होगा कहीं पे इन्होंने दूसरे का, इंसुलेटर का जा हमारा सेमी कंडक्टर है उसे मतलब ज़्यादा होता है कंडक्टर्स का जो ये ऑर्डर है। ठीक है ना, कौन सा ऑर्डर कहलाता है ये? कनेक्टिविटी का ऑर्डर। ओके, कनेक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो ज़्यादा है कंडक्टर्स के केस में, इसीलिए तो करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है ना, द सॉलिड्स विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर। जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट है जो पास हो जाता है आसानी से, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ओके, जैसे सिंपली कंडक्टर्स होते हैं। दे हैव कंडक्टिविटीज इन द रेंज दिस। कनेक्टिविटी की रेंज थोड़ा सा आप ध्यान में रख लो कि कितनी होती है। ठीक है ना, तो यूनिट आपने लगा देना है कनेक्टिविटी के, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स को हम साइमन्स भी कह सकते हैं, साइमन पर मीटर। मतलब ओहम इनवर्स आगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो हमारा चैप्टर आगे है एक, ठीक है ना, उसमें पढ़ेंगे हम। ओके, तो ओहम इनवर्स को साइमन्स भी लिख सकते हैं हम। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हैंस सॉरी
ओके, हेंस आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ऑर्डर हो गया 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। इसलिए कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। आगे कंडक्टर भी इन्होंने बताया है कि दो टाइप के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ओके, ये तो सिंपल है कि जैसे मेटल जो सॉलिड स्टेट में होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है ना, तो उनमें जब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होता है, जैसे जो भी हमारे पास मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म में हैं ज़्यादातर, मरकरी को छोड़ के, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मेटल्स में चलो मरकरी भी हो चाहे वो भी लिक्विड है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। जैसे हम छोटी क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके वैलेंस शेल में मेटल के 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम में आप देखना कि उसका जो वैलेंस शेल होता है, पहले शेल में चलो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले में 8 आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सोडियम का, तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप बना के देखो, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का मैंने बनाया था, ठीक है, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो कि फ्री होता है, ठीक है ना। तो ये आसानी से अपनी इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, जितना सेंटर से दूर होगा ये उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये इजीली अपनी जगह को छोड़ के जा सकता है। जब जो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, ठीक है ना। यही तो होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, कि जब कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट है जो हमारा प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट था थोड़ा सा। चलो देखते हैं आगे लिखा क्या है। हाँ जी, मेटालिक कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता जब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। मेटल्स हैं जो वो सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। इन मेटालिक कंडक्टर्स द कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टेंस है, ठीक है ना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलो वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे सेम मीनिंग है, बस यहाँ पे सेम कंसीडर करके चल सकते हो आप, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कंडक्टिविटी के केस में, वो हम डिफाइन कर देते हैं। तो चलो, दी कंडक्टेंस का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लो आप, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज जिस। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। दी कंडक्टेंस इज ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो मेटल्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मेटल का एक पीस है, ठीक है ना, इसमें काफ़ी सारे कौन पड़े होंगे, एटम्स पड़े होंगे, ठीक है ना। काफ़ी सारे हमारे पास एटम्स पड़े होंगे यहाँ पे, इस तरह से एटम से ही तो बनते हैं मेटल्स, ठीक है ना। तो हर एक के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, जो कि इजीली अपनी जगह को छोड़ के जा सकता है। जब हम कोई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कोई हम जो वायर्स लगाते हैं जब, ठीक है ना, जब तो वायर्स क्या करती हैं, वायर्स में तो करंट फ्लो करता होता है ना बाहर से, ठीक है ना। तो किसी तरीके से हमने या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सपोज कर लो कि यहाँ पे हमने कुछ प्लेट्स लगाई हुई हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जैसे हमारे पास इस तरफ सपोज करो प्लस था, इस तरफ इसका टर्मिनल माइनस है, ठीक है ना। तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एक एटम में, ठीक है ना, मेटल के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास काफ़ी एनर्जी होती है। ज़्यादा एनर्जी होती है तो अपने एटम को छोड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इस तरह से जो हमारे मेटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है। ओके, तो यही लिखा है इन्होंने। In metallic conductors, the conductance is due to the movement of electrons under the influence of an applied electric potential। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे
दी स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम करते हैं, जैसे स्ट्रीम हमारी नदी चलती है, फ्लो करते हैं, तब इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके, द कनेक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम। तो कोई एटम कोई मेटल इस तरह का है जिसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो उतना ही अच्छे से वो जो कनेक्टिविटी कर सकेगा। ओके, तो जैसे सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के 2 होते हैं, तो मैग्नीशियम अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकेगा। इनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन का यही बना। ओके, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। तो मेटल्स तो वैसे ही रहते हैं, जितना मर्जी करंट उनमें पास करवा लो, वायर्स वैसी की वैसी रहेंगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। ओके, तो बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या करते हैं कि जब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, तो देखते हैं, चलो एक बार पढ़ते हैं। तो इनमें से जब करंट पास करवाते हैं तो इनके जो आयन्स हैं, ठीक है ना, वो इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, चेंज कैसे आता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। इन्होंने बताया है कि केमिकल चेंज आता है कोई, कैसे आता है वो देखते हैं। द कंडक्शन इन आयनिक सॉलिड्स इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन्स। इसमें क्या होता है कि माइग्रेशन हो जाती है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे इंडिया से कहीं बाहर चले जाते हैं लोग, उसको माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन ऑफ आयन्स और अदर चार्ज पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। जब हम कोई भी क्या अप्लाई करते हैं, कोई भी फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल ही होगा ज़्यादातर, ठीक है ना। तो जैसे ये हमने प्लेट्स लगा दी 2, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इन प्लेट्स को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्टेड किया है, ठीक है ना, बैटरी की टर्मिनल चलो इस तरह से ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी होगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। उसके बीच हम एक कंटेनर रखेंगे, ठीक है ना, जिसमें कि हमारे पास आयन्स होंगे, ठीक है ना। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो आयन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चलो कंटेनर है जो ग्लास का बना हुआ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका, ठीक है, बट आयन्स पे पड़ेगा। तो जब हम ऐसे अप्लाई करेंगे पोटेंशियल फील्ड, तो आप सपोज करके देखो कि क्या होगा, ठीक है ना। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करते हैं हम वाटर में डाल के, सोडियम क्लोराइड है जो डिसोसिएट हो जाता है वाटर में जाके, ठीक है ना, Na+ और Cl नेगेटिव बनता है उससे, ठीक, 2 आयन्स बनते हैं ना, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव भी होंगे इसमें और Cl नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव वाले होंगे वो किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव साइड जाएंगे। ओके, तो मतलब बस एक्सप्लेन यही किया है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो आयन्स मूव करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं चलो छोटी क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, पानी में जो हमारा टैप वाटर होता है उसमें वायर्स डाल के देखा था, तो जो बल्ब था वो ग्लो कर गया था। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन द आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं, आयन जैसे सॉल्ट है, जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं होगी। जब हम सोडियम क्लोराइड को, जैसे सॉलिड तो हमारे पास क्रिस्टल होगा ना, ठीक है ना, सॉलिड एक क्रिस्टल होगा बड़ा, ओके, जब उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि इसके आयन्स तभी बनेंगे, वाटर में डिसॉल्व करते हैं जब इसको, तो एनर्जी मिलती है इस क्रिस्टल को, ठीक है ना, सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं, जिससे Na+ और Cl नेगेटिव के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि आयनिक सॉलिड जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। However, these conduct electricity to a good extent when they are in their molten state or in the form of aqueous solution। aqueous solution मतलब पानी में डालेंगे जब, बस वो solution, ठीक है ना, इनको। In these states the ions of electrolyte become free and they conduct electricity due to movement of electrons, ठीक है ना। जब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आयन्स होते हैं, मतलब जब, ठीक है ना, आयनिक सॉलिड के आयन बन जाते हैं तो फ्रीली मूव कर सकते हैं।
ओके। सिमिलरली इंसुलेटर के बारे में बताया, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है ना, वो क्या है वो देख लो बस। ये आपने थोड़ा लर्न रख लेना है, टेबल भी है साइड में। एग्जांपल है वुड होगी, जैसे सल्फर फास्फोरस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो इनका जो कनेक्टिविटी का ऑर्डर है वो काफ़ी कम है, उनका 10⁻⁷ तक था, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर्स देख लेते हैं आगे। सेमीकंडक्टर्स हैं जो जिनकी कनेक्टिविटी की जो रेंज है वो मेटालिक कनेक्टर्स और इंसुलेटर्स की कनेक्टिविटी के बीच लाई करती है, बीच में होती है, ठीक है ना। वो देखते हैं, चलो टेबल बना हुआ है, चलो यहाँ भी लिख दिया उन्होंने। तो कनेक्टिविटी की रेंज है जो 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ है, ठीक है ना। तो कभी हाई टेम्परेचर पे ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। लो पे क्या करते हैं, इंसुलेटर बन जाते हैं। तो ये पढ़ेंगे ये क्या होते हैं आगे। द कनेक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी और डिफेक्ट्स। तो इम्प्योरिटी और डिफेक्ट के कारण सेमीकंडक्टर्स हैं जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि जो बिल्कुल प्योर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है ना, किसी एलिमेंट में, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, तो ये क्या बनेगा, फिर बनेगा ये सेमीकंडक्टर। ओके, मतलब इम्प्योरिटी या डिफेक्ट होना जरूरी है। ओके, चलो आगे आएगा, वैसे आगे पढ़ेंगे हम। ओके, रेंज बताइए, बस टेबल है, आप देख लेना आप इसको, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कनेक्टिविटी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कनेक्टिविटी पे। जैसे बताया है कि जो कंडक्टर्स होते हैं जनरली, जैसे हम वायर यूज़ करते हैं घरों में, हमारे जो लैपटॉप वगैरह हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनमें भी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स का यूज़ किया गया है, कॉपर का, गोल्ड का, ठीक है। तो इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी तरह से पास करती है। तो देखना है कि टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा रखें तो क्या होगा, ठीक है ना। इन जनरल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, द कनेक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस, जो कनेक्टिविटी है मेटल्स की वो कम हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए तो जो जहाँ भी कंप्यूटर लैब वगैरह होती है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लो रखा जाता है, एसी वगैरह होते हैं वहाँ पे। वाइल दैट ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस, बट जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको जब हीट प्रोवाइड करते हैं हम, तो उनकी जो कनेक्टिविटी बढ़ती है। जैसे सोलर सेल में भी जो सोलर सेल होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं जैसे, जिससे हम, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जब सनशाइन पड़ती है सेमीकंडक्टर पे, उसकी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है, ठीक है ना। तो चलो आगे देखेंगे इसको। However, there is a very little increase in the connectivity of an insulator, बट जो कनेक्ट इंक्रीज है वो उतना ज़्यादा नहीं होता टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। दी बिहेवियर ऑफ सम टिपिकल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड का दे दिया उन्होंने, ठीक है ना, कि मेटल के ऑक्साइड भी, बस यही इसका मतलब टेबल का यही है कि मेटल के कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं कि जो कि बिल्कुल ही इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। मेटल का ऑक्साइड क्या इंसुलेटर हो सकता है, मेटल्स देखो कंडक्टर हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो जैसे इस तरफ से हम देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो जैसे इस पीरियड में मूव करेंगे तो क्या होगा, पीरियड में मूव करेंगे जैसे जैसे इनके ऑक्साइड्स दिए गए हैं सभी के, ठीक है ना। तो टाइटेनियम का ऑक्साइड क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट जैसे जैसे इधर को मूव करेंगे, ठीक है ना, तो जो एलिमेंट की सॉरी ऑक्साइड्स की जो कनेक्टिविटी है वो कम होती जाएगी इधर, ठीक है। इनकी सबसे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी, इससे थोड़ी सी इसकी और कम होगी बिल्कुल, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल कम होती है इसकी, कॉपर की ऑक्साइड की, बस यही बताया गया है। ओके, तो चलो देखते हैं साइड में क्या दिया गया है। रिमेंबर रखना है आपको, बस यही है कि टेम्परेचर होता है जो, उसके इंक्रीज करने से मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट बाद में देखेंगे अभी। चलो साथ में ही है, पहले ये क्या लिखा है, मैकेनिज्म आ गया, चलो मेन पार्ट आ गया, चलो देख लेते हैं ये क्या दिया है इन्होंने। बस यही दिया है कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके ऑक्साइड वगैरह दिए हैं, चलो पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ विच हैव सिमिलर NaCl structure, show very marked differences in their electrical properties. ओके,
तो ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मोनो ऑक्साइड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, NaCl की तरह होता है, ठीक है ना। तो इसमें NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। तो यहाँ पे जो मेटल होती है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड होते हैं जो, उसमें मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 होगा, मतलब कहने का ये था इनका। तो इनका स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, बट क्या होता है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ये बताया इन्होंने। टाइटेनियम का ऑक्साइड मेटालिक होता है, ये इंसुलेटर हैं दूसरे, ठीक है ना। बस यही इन्होंने एक्सप्लेन किया, एक बार पढ़ना आप लोग। CrO2 मेटालिक है, बट MnO2 है वो इंसुलेटर है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इसकी कंडक्टिविटी, कभी ये कंडक्ट करने लग जाता है, कभी नहीं करता, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, सेमीकंडक्टर है एक तरह का, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ReO3 है जो वो मेटालिक है, VO3 TiO3 मेटालिक और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ये इंसुलेटर और क्या है, मेटालिक हो सकते हैं। 10 ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स शो मार्क्ड डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे सम अप किया है इन्होंने कि ये जो हैं हमारे, ये मेटालिक होते हैं नेचर में, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ये नीचे दिए गए हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये हमारे क्या होता है, इनके बीच में मतलब मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटल का जो करेक्टर है इंसुलेटर्स का, मतलब उसमें लाई करता है, ठीक है। आगे रिहेनियम ReOH3 हैज अपीयरेंस एज वेल एज कंडक्टिविटी लाइक कॉपर। जो कॉपर की कंडक्टिविटी है, जैसे गुड कंडक्टर है कॉपर, ठीक है, वैसे ही उसका बिल्कुल सिमिलरली दिखता भी वैसा ही है, ठीक है। ReO3 एक हमारे पास ऑक्साइड है रिहेनियम का, ठीक है ना। बस यही बताया है आपको, एक दो एग्जांपल बस आप लर्न रख लेना यहाँ से, ठीक है ना, नोट्स में लिख लेना। तो चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक वो देखते हैं, बैंड थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ मेटल कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हमारी ये थ्योरी है जो एक, ठीक है ना, आपको समझने में बहुत आसान है, एक बार समझ लो आप, ठीक है ना, फिर कभी नहीं भूलोगे। ओके ओके, तो देखते हैं अभी। हाँ जी, बैंड थ्योरी है ये। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, बैंड्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो बैंड्स क्या होते हैं, जैसे सनलाइट होती है हमारे यहाँ पे, कहीं कहीं भी खाली जगह हो थोड़ी सी, ये देखो यहाँ पे है, हाँ, जैसे सनलाइट आती है हमारे पास, सनलाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। सनलाइट का क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास। ये क्या बन गया, ऐसे ही जाता है इधर से, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है अभी। तो सनलाइट का हमारे पास एक सोलर स्पेक्ट्रम होता है, आपने +1 में देखा होगा, उसमें एक विजिबल जो रीजन होता था, ठीक है ना, उसमें जो कलर आते थे विबग्योर के, ठीक है ना, यहाँ पे विजिबल रीजन था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था, विजिबल के बाद यहाँ पे एक तरफ इंफ्रारेड होता था रीजन, ठीक है ना, दूसरी तरफ यूवी रीजन होता था, ठीक है, यूवी रीजन, ठीक है। आगे जैसे और जिसकी एनर्जी और बढ़ ज़्यादा होती है, जैसे एक्सरे आ जाती है इसके बाद, ठीक है ना, एक्सरे, उसके बाद और ज़्यादा माइक्रोवेव वगैरह, नहीं माइक्रोवेव तो साइड पे आती थी, मतलब इस तरह का कुछ स्पेक्ट्रम शो होता था, ठीक है ना। तो ये सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। तो इसमें विजिबल रीजन की कुछ रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10⁻⁴ नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁷ नैनोमीटर तक रेंज है जी विजिबल रीजन की, ठीक है ना। तो ये जो रेंज है इसको हम एक बैंड कहते हैं, ठीक है ना, एक बैंड है जो कि एक ग्रुप है, किसका, फ्रिक्वेंसीज का ग्रुप है, ठीक है ना। तो बैंड इस तरह का मैंने समझाने के लिए बताया, जैसे इसका लिंक कोई नहीं है वैसे, कि बैंड होता क्या है, ठीक है ना।